नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में विज्ञान का बहुत ही महत्व है और हमारा आसपास का जो पूरा परिवेश है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। हम उन चीज़ों को गहराई से नहीं देख पाते हैं, इसलिए ये चीज़ें हमारे मन से या कहीं हमारी समझ से सारी चीज़ें ओझल रहती है। और सौभाग्य से आज हमारे साथ एक ऐसे शिक्षक हैं जो हमें ये बताएंगे कि विज्ञान का जो विषय है वो किस तरह से रोचक है और हमारे आसपास का जो माहौल है, जो परिवेश है, वहाँ से हम वैज्ञानिक चीज़ों को कैसे ग्रहण कर सकते हैं। हमारे साथ हैं शिक्षक शिव सुमन सौरभ सिंह जी। लंबे समय से बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की भी तैयारी करवाते हैं, साथ ही जीव विज्ञान के शिक्षक हैं और जीव विज्ञान में भी इनकी गहरी दिलचस्पी और कहें कि गहरी पकड़ भी है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि विज्ञान किस तरह से हमारे आसपास के परिवेश में है और वहाँ से हम कैसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। खास करके वैसे छात्र जो विज्ञान में दिलचस्पी रखते हैं, विज्ञान में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बातचीत बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो शिव सुमन सौरभ सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। हाँ, तो यहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कहे कि ये जीवन वैज्ञानिकताओं से भरा पड़ा है और विज्ञान ही है चारों तरफ। तो हम आसपास के परिवेश और हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, जो उनके पाठ्यक्रम का जो हिस्सा है, दोनों के बीच किस तरह से हम तालमेल बिठाएं कि जीवन की जो जरूरी चीज़ें हैं वहाँ से हम विज्ञान को ग्रहण कर सकें और अपने पाठ्यक्रम को भी बेहतर बना सकें। नमस्कार सूरज जी, आपका जो विषय वस्तु है, क्वेश्चन है, वो बड़ा नायाब है, रोचक है। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि नया शिक्षा नीति लागू जो हुई है, जो सारे के सारे पाठ्यक्रम को 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 12 के बीच जो बांट करके पढ़ा मतलब तैयार किया गया है, वह एक्चुअली लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये। और ये मान के आपको चलना है कि ये नया शिक्षा नीति लागू जो की गई, इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट के जितने भी सारे पाठ्यक्रम हैं, वो सबों की इतना सटीक तरीका से तैयार किया गया है कि बेसिक बच्चे जो 1 to 5 के हैं वो अपना जो फाउंडेशन कोर्स होती है वो तो कर ही लेंगे, लेकिन जो 6 to 8 हैं, अगर वो उन्हें आगे जाकर के 12th के बाद जिन्हें डिफेंस में जाना हो, जिन्हें मेडिकल सेक्टर में जाना हो, जिन्हें जीमेंस एडवांस IITian बनना हो, वो आसानी से 6 to 8 के बीच में अपना वो एम बना सकते हैं और 6 to 8 के पाठ्यक्रम को ही आगे लेकर के वो पढ़ाई करें। तो डेफिनेटली 6 to 8 के बाद 9 to 12 के बीच जो पढ़ाई करेंगे अपने स्कूल स्तर से ही भी, या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी हो तो अपने स्कूल स्तर पर भी वह क्वालिफाई कर सकते हैं। और जैसा कि इस बार का जो रिजल्ट है, आप देखे होंगे कि मैक्सिमम बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी क्वालिफाई किए हैं, जबकि कोविड के चलते सारे के सारे एजुकेशन सेक्टर जो प्राइवेट थे वो लगभग बंद थे या ऑनलाइन थे, क्लासेस हो रही थी। उसके बावजूद भी तो इससे ये पता चलता है कि जो बच्चे बुक्स पढ़ने की, किताब पढ़ने के आदी हैं, एक उन्हें अच्छा मार्गदर्शक की आवश्यकता है। अच्छे मार्गदर्शक अगर मिल जाते हैं, बच्चे बुक्स भी पढ़ते हैं, तो 6 to 8 मान के चलना की फाउंडेशन है। 6 to 8 ही किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेडिकल इंजीनियरिंग, NDA के लिए और उसके अलावा जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा जो होती है, अब वो 6 to 8 फाउंडेशन हो जाएगा। तो मतलब ये महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। बिल्कुल बदलाव हुआ है। तो और इन चीज़ों पर ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विज्ञान की जब पढ़ाई होती है तो लोगों के मन में या कहें कि छात्रों के मन में एक तरह का भय भरा रहता है, या कहें कि हम लोग भी भरते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे, जबकि विज्ञान एक रोचक विषय है। चाहे विज्ञान के किसी भी विषय की हम बात कर ले, चाहे जीव विज्ञान की बात करें, बॉटनी की बात करें, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सारी चीजें हैं। तो इनका हमारे दैनिक जीवन से संबंध है डेफिनेटली। तो इन चीजों को, जैसे हमारे आम जो जीवन है, जहाँ से हम ये इन चीजों को देखते हैं, तो वहाँ से कैसे सीख सकते हैं और उसको पाठ्यक्रम के साथ कैसे हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। देखिए, ये दूसरा आपका क्वेश्चन भी बहुत नायाब है। इसमें देखिए, हमारे जीवन के में हर एक दिन, हर एक पल हमारे जीवन में अगल बगल में साइंस की प्रक्रियाएं होती रहती है, क्रिया प्रक्रिया होती रहती है, जिसे वही बच्चे, ये वही शिक्षक समझ सकते हैं जिनका 6 सेंस जो कारगर होता है। हमारे अगल बगल में अभी भी आप देखें, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ सूरज जी, आपको देखिए कि मेरे अगल में फिजिक्स का प्रोसेस लागू है, केमिस्ट्री भी लागू है, बायोलॉजी भी है, मैथमेटिक्स के प्रोसेस भी लागू है, लेकिन उन्हें समझने के लिए हमारे 6 सेंस की आवश्यकता होती है। जो पुराने समय में जो स्कॉलर हुआ करते थे वो बहुत कारगर थे, वो समझते थे। तो इसके लिए ये करना है क्या कि एक अच्छे मार्गदर्शक जो टीचर है वो खेल खेल में भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं
जिनके पास कहा जाता है कि शहरी क्षेत्र की अपेक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सुविधाएं कम मिलती हैं या उनका जो एकेडमिक करिकुलम होता है वो उतना सटीक नहीं होता है, वैसे बच्चों को खेल खेल में भी आप विज्ञान को रोचक बनाते हुए उनका शिक्षा नहीं, आज उनको भी शिक्षा दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जैसे कि कुआं से हम पानी हाँ, निकाल रहे हाँ, हैं तो उसमें देखते हैं कि कौन से भौतिकी का हाँ, सिद्धांत प्रयोग डेफिनेटली, होता है। हाँ, हाँ, सो या फिर मान लेते हैं फल फूल है, फ्रूट्स है, बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये फूल की जो बनावट है या हाँ, फल की जो हाँ, संरचना बिल्कुल, है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वहां से तो बहुत कुछ सीख सकते हर हैं। एक वक्त मैं ये दावे के साथ यह कह सकता हूँ कि मुझे सोने से लेकर के उठने से लेकर के सोने तक में जितनी भी प्रक्रिया है सबों में आप बेहिचक बोल सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और साइंस की प्रक्रियाएं होती हैं। मैं खाना खाता हूँ उसमें भी फिजिक्स का लॉजिक है, खाना मैं क्या खा रहा हूँ उसमें भी केमिस्ट्री है, खाना हमारे लिए किस तरीके से पोषण आहार हो न्यूट्रिशियस फॉर्म में वह बायोलॉजी का है, खाने कितने क्वांटिटी में लेना है, किस प्रोसेस से लेना है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है। आप बोल सकते हैं इसमें कि साइंस का सारा निचोड़ मौजूद है हमारे डेली लाइफ में। इवन यहाँ तक कि हम लोग छोटे बच्चों को ये भी समझाना है कि जैसे आप बाथरूम में नहा भी रहे हैं ना, तो उसमें फिजिक्स की प्रक्रियाएं बहुत सारी लागू हो रही हैं कि पानी यूज कर रहे हैं तो केमिस्ट्री है आपके साथ, अगर आपने उसके बाद प्रोसेस करके निकला तो उसमें बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का फॉर्मेशन। हाँ, बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो पहिया जैसे साइकिल पर है तो हाँ, पहिया जो चलता है, ब्रेक जो हम मारते बिल्कुल हैं, बिल्कुल, तो वहाँ फिजिक्स का नियम लागू हो रहा है। उन सारी चीजों को हम हाँ, ग्रहण कर सकते बिल्कुल हैं। ग्रहण कर तो सकते हैं। मतलब जैसे बच्चे जब पढ़ते हैं, जब वो पाठ्यक्रम में या किसी जब उनके पाठ्यक्रम में जो शामिल है तो उन चीजों को पढ़ते हुए और दैनिक जीवन में जो उनके उपयोग है उस पर भी ध्यान बच्चे रख सकते हैं। तो बच्चे क्या करें पढ़ते समय कि भाई हम जब कल ये कर रहे थे, स्कूल जा रहे थे तो वहाँ विज्ञान का ये सिद्धांत अप्लाई होता था, मान लीजिए हम दरवाजा बंद करते हैं, खोलते हैं, तो उन चीजों को बच्चे पढ़ते समय किस तरह से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और आम जीवन में जो उनका प्रयोग है उनको कैसे वो विज्ञान में ला सकते हैं। देखिए, आम जीवन में प्रयोग लाने के लिए बच्चों को अभी से ही एक मोटिवेट करना है, एक अपनी कुंजिका बनाने के लिए, अपनी एक पुस्तिका बनाने के लिए, अपना जिसे हम लोग इंग्लिश में ग्लॉसरी भी कहते हैं। अगर वो बच्चे अभी से ही सीख जाते हैं कि मुझे दैनिक क्रिया की सारे प्रोसेस को मुझे अपने ग्लॉसरी में लिखना है, क्यों ना वह 10 लाइन का ही हो। अगर वो बच्चे लिखते हैं कि मैंने आज स्कूल में ये किया, मैंने अपने खेल में अपने ये खेल खेला, उसके बाद मैंने खाना खाया, उसके बाद मैंने सोने के वक्त ये काम किया, अगर वो लिखने के आदी होते हैं तो उन्हें ये लगता है कि मुझे क्या छूट रहा है और मुझे नेक्स्ट क्लासेस में या अगले दिनों में मुझे क्या करना है। उनके लिए फिर एक मार्गदर्शक जो टीचर हैं, अगर वो उनके साथ उनके सारे प्रोसेस को, हिडन फैक्ट को सॉल्व करे, तो बच्चे खेल खेल में, मैं बतला देता हूँ, दावे के साथ मैं बतला सकता हूँ, वो खेल खेल में बच्चे ही 6 to 8 के बीच में या फाउंडेशन टू 6 to 8 के बीच में इतने परिपक्व हो जाएंगे कि आपको फर्राटेदार वो बच्चे बतला सकते हैं कि मुझे अपने भविष्य में आगे जाकर के क्या बनना है, कैसे बनना है, और मैंने अभी तक क्या क्या सीखा है, और मुझे ये मार्गदर्शक हैं, विज्ञान के गुण, हाँ, ग्रहण आसानी से करके अपना वो कैरियर के लिए खुद उत्तरदायित्व हो सकते हैं, अपना कैरियर बनाने के लिए खुद सर्वोपरि हो सकते हैं। आगे जाकर के उन्हें जो बहुत सारी कठिनाई जो होने वाली थी वो नहीं होगी। और सुमन जी, एक बात और, जैसे चूंकि जीव विज्ञान के शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इस मौका है तो इस विषय पर भी बातचीत हम लोग कर लेते हैं। तो जैसे जीव विज्ञान में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ बच्चे ज्यादा अटकते हैं, वहाँ ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, तो इस बारे में कुछ बताइए। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन हुआ। सबसे पहले तो मैं इस बार 2020-21 के बीच में जितने भी बच्चे नीट मेडिकल क्वालिफाई किए हैं और GMN से एडवांस क्वालिफाई किए हैं, उन सबों को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ, शुभ आशीर्वाद देता हूँ। मैं भी यह बतलाना चाहता हूँ कि मेरे संस्थान के बच्चे 22 बच्चे क्वालिफाई किए, उसमें से 20-21 का बैच से 17 बच्चा क्वालिफाई किए, और उनके एक सीनियर सेशन में जो थे उससे 5 बच्चे क्वालिफाई किए। अब रह गया बात की अटकने वाली बात, तो इसमें इस बार सिलेबस थोड़ा रिड्यूस्ड किया गया था कोविड के चलते, तो बच्चों को इस बार ईजी था, इस बार तो इजी हो गया, लेकिन नेक्स्ट बार या उसके नेक्स्ट बार ये मान के चलना कि आगे की क्लासेस ये सिलेबस रिड्यूस्ड फॉर्म में होने वाली नहीं है। जो प्रोसेस से परीक्षाएं होती थी वही प्रोसेस से होगी। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जो बच्चे अटकते हैं, जिनका बेसिक फाउंडेशन, यानी अब मैं कह सकता हूँ जिनका बेसिक फाउंडेशन 9th से पहले का फाउंडेशन जिनका स्ट्रांग नहीं है, वो 9th में तक अगर नहीं कर पाते अपना फाउंडेशन मजबूत, तो उन्हें आने वाले समय में कंपटीशन जो 12th बेस्ड होता है उसमें उनमें परेशानी होती है, और एकाएक वो सभी टॉपिक उनको वास्ट लगता है। रह गई बात अटकने वाली टॉपिक, तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि बायोलॉजी में खास करके जो 11th का जो टॉपिक होता है, उसमें
एनिमल सेक्शन प्लांट फिजियोलॉजी, उसके बाद है आपका एनिमल फिजियोलॉजी है, और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट है। ये 3 यूनिट में बच्चे ज़्यादा अटकते हैं, और ये 3 यूनिट बोल सकता हूँ मैं कि बेसिक फाउंडेशन है कि एनिमल्स का संरचना कैसे हुआ है, एनिमल का संरचना कैसे हुआ है, प्लांट का संरचना कैसे हुआ है, ये सभी फाउंडेशन है। दूसरा 12th का जो टॉपिक है उसमें से जो सबसे बच्चों को वास्ट लगता है वह जेनेटिक एवोल्यूशन है, बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन है, और ह्यूमन वेलफेयर टॉपिक है। ये कुल मिलाकर 11th और 12th में लगभग 6 यूनिट है, 10 में से 6 यूनिट, जो जहां पर बच्चे ज़्यादा अटकते हैं और इससे हिडन फैक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अगर बच्चे का बेसिक हो, जो बच्चे बेसिक अध्ययन कर चुके हैं, करते हैं, लगातार अध्ययन कर रहे हैं, एक अच्छे मार्गदर्शक के साथ, एक अच्छे टीचर के साथ हेल्प लेते हुए, तो डेफिनेटली ये उन्हें फिर ज़्यादा स्कोरिंग का काम करता है, और ये 6 यूनिट में वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर बस उन्हें प्रॉपर अध्ययन की आवश्यकता होनी चाहिए। अच्छा, जब बच्चे स्वाध्याय करते हैं, क्योंकि जिनको हाँ, बहुत मौका नहीं मिलता है, तो हाँ, वो क्या कर सकते हैं? स्वाध्याय करने वाले बच्चों के लिए एक ही उपाय है उनके पास कि अपना बुक्स पढ़ने के साथ नोट्स या अपना ग्लोसरी तैयार करना, सबसे सटीक उपाय यही है, ताकि 11th आवर में जब बच्चे का एग्जामिनेशन का मात्र 2 महीना बचा हुआ होता है, उसमें अपना वो जो ग्लोसरी बच्चे बनाए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, मैथमेटिक्स का, वो अंतिम समय में उनका कामगार हो। जैसे अब हम उसे समरी भी कर सकते हैं, ताकि टू दी पॉइंट आसानी से जो उन्होंने 1 साल या 2 साल या पिछले 4 सालों से जो मेहनत किया है, वो 4 साल का एक अलग ग्लोसरी बन जाए, और 11th आवर में वो प्रैक्टिस करने में कारगर होता है। वही आप बोल सकते हैं कि बच्चों का सफलता का राज साबित होता है। और सुमन जी, लंबा सा गुजरा, आप जब हाँ, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लंबा अनुभव है आपके पास, हम्म, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो बच्चे सफल भी हुए हैं आपके यहाँ से, हाँ, बहुत सारे बच्चे हाँ, सफल हुए हैं, हाँ, तो कौन से गुण बच्चों में ज़्यादा जरूरी है हम्म, कि वो सफल हो सकते हैं? हाँ, ये भी है। पिछले मैं 28 सालों से मैं लगभग सूरज जी मैं बायोलॉजी की क्लासेस दे रहा हूँ, और नो डाउट अभी भी मेरे बच्चे पढ़ाए हुए सदर हॉस्पिटल में अभी डॉक्टर हैं, और देश के विभिन्न मेडिकल हॉस्पिटल में भी कार्यरत हैं। तो अब ये बात आती है उसमें कि आखिर बच्चे कौन सा गुण इसमें डेवलप करना है, क्या करना है। तो देखिए, सबसे बड़ी पढ़ाई ही सिर्फ सबसे बड़ी बात नहीं है, मॉरलिटी भी होना चाहिए। बच्चों को मोरल ज्ञान, यानी बोल सकते हैं सामाजिक ज्ञान, मोरल ज्ञान भी होना चाहिए। एक ऐसे डॉक्टर भी हैं, मैं बतला सकता हूँ, और कुछ वैसे भी डॉक्टर होते हैं जो बहुत पढ़ तो लेते हैं, लेकिन पेशेंट के साथ उन्हें कैसे फेस करना उन्हें ये पता नहीं है। पेशेंट्स को जब आप ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो ये मोटिवेट इस तरीका से कीजिए लगे कि उस पेशेंट का आधा तकलीफ तो मैंने सिर्फ बात करके ही सॉल्व कर लिया। बहुत सारे अस्पतालों में ये देखा जाता है, व्यवहार ही, हाँ, व्यवहार ही अनुचित रहता है। तो आप वैसे पेशेंट्स को जो आपके पास आए हैं, डेफिनेटली वो तभी आए आपके पास जब वो असहाय हैं, तो उन्हें तो आपका ये बनता है, ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि वैसे रोगियों के साथ आप मानसिक रूप से उन्हें इतना मोटिवेट करें कि उन्हें लगे कि मेरे लिए अब इजी है, मैं ठीक होकर भी रहूं। चिकित्सा विज्ञान के साथ मनोविज्ञान, यहाँ पर मनोविज्ञान, आप कह सकते हैं कि इसमें सामाजिक विज्ञान को भी इंक्लूड कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये सभी डॉक्टर को सिर्फ याद रखना बायोलॉजी से ही नहीं, बल्कि उन्हें मनोविज्ञान और सोशो यानी सामाजिक विज्ञान को लागू करते हुए उनको अपना चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा। वही चीज जानना चाहते हैं कि जैसे कि जो बच्चे जैसे तैयारी कर रहे हैं, तो अपने भीतर वो कौन से गुण विकसित करें कि जैसे जो सफल विद्यार्थियों को तो आप देखते ही रहे, लंबा समय रहा है आपका इन सब चीजों में बिताया भी आता है, तो कौन से गुण विकसित करें कि उनको सफलता में आसानी हो? वो हम हमेशा जो बच्चे चाहते हैं कि मुझे सफलता बाय हुक्स एंड क्रूक्स उनके मेहनत से मिले, चाहे उन्हें जो भी कुछ कर, तो उनके लिए ये याद रखना है कि अपने सीनियर के मार्गदर्शक में हमेशा रहना, अपने सीनियर से हमेशा मार्गदर्शन लेना होगा, एक अच्छे टीचर के संसर्ग में बराबर रहना पड़ेगा, और अच्छे बुक्स कहने का मतलब है एनसीईआरटी तो कंपलसरी है, उसके अलावा साइड बुक जो चाहते हैं कि मुझे कंपटीशन या प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होना है, स्वाध्याय अपने से खुद होकर के करना है, ये 3 गुण उन्हें लाना होगा। एक तो स्वाध्याय करना ही है, अच्छे बुक्स एनसीईआरटी के अलावा जो साइड बुक है उनका अध्ययन करना है। दूसरा, अपने सीनियर्स का हमेशा मार्गदर्शन लेना। और तीसरा, अपने शिक्षक के साथ हमेशा हेड एंड फैक्ट यानी जब भी हो उनसे मार्गदर्शन लेते हुए अपने घर में भी ऐसा माहौल बनाकर चले ताकि लगे कि स्वाध्याय से ही मेरा ये सारा काम हो जाएगा। और मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ कि ये 3 गुण अगर जो बच्चे अपने आप में डेवलप कर लेते हैं, वो घर बैठे बच्चे
हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्र में ये बच्चे घर बैठे ही कंपटीशन क्वालिफाई करेंगे। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत से उन बच्चों को भी मदद मिलेगी जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में बसे हैं और अपने आसपास के परिवेश से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने शिक्षक से भी वो संपर्क में रहे तो उन्हें फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सुमन जी, आपने बातचीत की, इतनी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, नमस्कार, धन्यवाद आपका।